अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ करने के लिए एक शेर आप इरशाद लोगों की नज़र, ठीक है, इरशाद कहें दोबारा। इरशाद ऐसे नहीं होता है इरशाद भाई, इनका मतलब ऐसा। चलो बोलो। नहीं तो अब मैं उसी जमाने में थोड़ी हूँ कि मैं कहूँगी इरशाद। नहीं, वो वाला इरशाद भी नहीं चाहिए। मैं कोई बादशाह, कोई सलीम, शहजादा सलीम तो नहीं हो ना, कलीम से कह रही इरशाद फरमाइए, ये वाला नहीं। और क्या, एक उस जमाने में पता नहीं लोग जरूरत से ज्यादा ही स्लो थे यार। मतलब थोड़ा जरा स्पीड बढ़ाएं, कोई तरक्की की तरफ जाए। कोई और काम नहीं था, आराम से, हर चीज धीमे। क्या कहा? दोबारा फरमाइए। हाँ, जितनी देर में दोबारा फरमाने की दरखास्त होती है अगले की कहानी खत्म हो जाती। लेकिन आजकल के जमाने में, वैसे उस वक्त तो नहीं, आजकल नहीं। तो इसका कोई मिड लेवल निकाल लेना। एक आपने कहा इरशाद लठमार इरशाद, जो इरशाद करने जा रहा हो उसका मूड ही ना बने कि यार मैं शेर क्यों सुनाऊं, इधर तो जाया हो जाएगा। नहीं, हम अच्छे तरीके से पुराना इरशाद। हाँ, तो दरमियान में कुछ लगा ले, मुनासिब कर ले इसको। इरशाद। हाँ, कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन वो स्पीड। और आज आप किसी मुशायरे में मत जाइएगा, ठीक है, वरना शायर बुरा मान जाएंगे। हाँ, मैं जिस मुशायरे में गई थी, बस एक ही मुशायरे में गई थी, उसके बाद हुकूमत ने मुशायरों पे पाबंदी लगा दी। नहीं, वो हुकूमत चली गई ना। अच्छा, फिर ठीक। सदर साहब के, आरिफ अलवी साहब के ऐवान सदर में हुआ था एक मुशायरा, जो कि फवाद चौधरी साहब ने बड़ा शायरों को जो है वो दाद देने के लिए होस्ट कराया था पीटीवी की जानिब से। उसके बाद फिर चरागों में रोशनी ना रही। फिर पनौती तो आप हुई ना। हो सकता है, कह सकते हैं। तो शिफा पनौती के लिए अर्ज किया है जी। हम सांप पकड़ लेते हैं बीनों के बगैर। हम सांप पकड़ लेते हैं बीनों के बगैर, फसलें भी उगाते हैं जमीनों के बगैर। फसलें भी उगाते हैं जमीनों के बगैर। फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते होंगे। आगे बताती हूँ। कहाँ जाऊँ मैं? सांप पकड़ रहा हूँ, बीने बजा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। ओके। इसके एक तकद्दुस होता है, वो पामाल मत कीजिए, ठीक है। हम सांप पकड़ लेते हैं बीनों के बगैर, फसलें भी उगाते हैं जमीनों के बगैर। हम अहले करामात का लेकिन यारो, दिल ही नहीं लगता है हसीनों के बगैर। क्या करें? ये एक डिलेमा है। सारे काम कर लेते हैं हम, सही बात है, लेकिन दिल नहीं लगता हसीनों के बगैर। कहाँ से लाएं हसीन, कहाँ से लाएं, कहाँ ढूंढें, ये नहीं मिल रहे। मिलेंगे हैं, दुनिया में बहुत हैं। हाँ, लेकिन मिलेंगे। ढूंढना पड़ेगा, जरूरी है ढूंढना। नाजरीन, ये सादकैन का शेर था, ये सादकैन का। अच्छा जी, बिल्कुल। ये मैं कोई ऐसे कोई बसों के पीछे लिखी हुई शायरी नहीं सुना रहा हूँ आपको, आप हल्का ना ले मुझे। सादकैन साहब की शायरी है ये, बहुत बड़े पाकिस्तान के मायानाज। सादकैन का तो ताल्लुक ही नजर और मुसव्वरी खूबसूरती और उनसे था, बिल्कुल। वो तो फिर अशार भी गए उन्होंने, अशार भी गए, और उनकी जो कैलीग्राफी है वो तो देखने से ताल्लुक रखती है। क्या कमाल। और वो जो मुराल्स उन्होंने बनाए हुए, म्यूरल्स बनाए हुए ऊपर छतों पे, और मतलब वो भी एक शाहकार नमूना है आर्ट का। आप कहें तो इरशाद। हाँ, ऐसे ठीक है जी। इरशाद न्यूज़ के लिए आप कहें इरशाद। 60 सेकंड न्यूज़। इरशाद। हम आपको 60 सेकंड्स में बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। इरशाद। आहिस्ता। हमास इसराइल जंगबंदी का आज आखिरी रोज। हमास ने मजीद 13 इसराइली, 3 थाई और 1 रूसी शहरी को रिहा कर दिया। यमन के हौसियों ने एक और इसराइली बहरी जहाज अगवा कर लिया। कराची प्लाजा में आग लगने से 11 अफराद जहाँ बहक होने का वाकया, मुकदमा दर्ज। वजीर आला मोहसिन नकवी को लोग मोहसिन मानने लगे हैं, मुर्तजा सोलंकी। वजीर आजम नहीं, वजीर आला का उम्मीदवार हूँ, परवेज खटक। चीनी पुलिस का आला वफद 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गया। हज दरखास्तों की वसूली की तारीख का ऐलान, ख़ातीन महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। कौमी T20 टूर्नामेंट, बैट पर फ़लस्तीन का झंडा लगाने पर आज़म खान पर जुर्माना आयद। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप खत्म। खिलाड़ी 28 नवंबर को नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में प्रैक्टिस करेंगे। यूरोपीय मुल्क बल्गारिया में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और 60 सेकंड न्यूज़ के बाद अब चलते हैं और आपको बताते हैं कि ट्रेंडिंग स्टोरीज में क्या है। भाई दिखाइए भाई, सबसे पहली वीडियो, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो मार्केट में आ गई है। किसकी? और ये वो वीडियो है जिसने तहलका मचा दिया है। ये है वीडियो जिसकी वजह से जो है वो सियासतदान मजबूर हो जाते हैं कि उनसे जो कहा जाए वो कर लें। जी बिल्कुल, होता है ना भाई। वीडियो आ गई, सियासतदान की वीडियो आ गई। बड़ी भाई ऐसी वीडियो है,
भाई दिखाएं। बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासतदान, अच्छा। बड़ी मारूफ और मकबूल शख्सियत, आप देखें वो कर क्या रही, ये देखें ये देखें कैच खेल रहे हैं, कैच खेल रहे हैं। ये क्या तरीका है, ये क्या लगा के रखा हुआ है इस मुल्क में? तो कैच हाथों से ही ऐसे ही खेलेंगे। ये क्या तरीका है कार? फुटबॉल से कैच खेलना? हाँ, फुटबॉल से अब फुटबॉल तो पाँव से मारने वाली चीज होती है, ऐसे ना करें। सही है ये भाई सिलसिला, मैं ऐसे ही एक मजाक कर रहा था, ऐसे मरियम साहब नाराज ना हो जाए तो। नाराज भी हो जाती है। ये मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल है जी, और मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल जो है वो जी सियालकोट में गिफ्ट दी गई। तो उन्होंने जो है वो मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज, इन दोनों ने फुटबॉल से कैच खेलना शुरू किया। एंजॉयमेंट, फन। देखो गई भी ये सियालकोट है या कहीं और, इनको ये सियालकोटी फुटबॉल गिफ्ट हुआ है, क्या हुआ है? हो गया, गिफ्ट हो गया भाई, ठीक है जी। अच्छा, सियालकोट गई थी, ये इनको मिला है बड़ा जबरदस्त जराये के मुताबिक। इसको कहते हैं दोस्ती, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं प्यार, दोस्ताना याराना। फुटबॉल बनाने वालों से नहीं, आपस में। ओके। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई वो उनको साइड लाइन कर दिया, नहीं, मरियम औरंगजेब साहिबा को कहाँ साइड लाइन कर दिया? वो तो तस्वीर आप कंफ्यूज कर रहे हैं मरियम औरंगजेब को और हिना परवेज भट्ट साहिबा को। नहीं, वो अलग है। जो साइड लाइन हुई हुई है वो तो हिना परवेज भट्ट साहिबा है, वो तेज पीछे जाती रहती है, कोई पीछे पलट के देखता ही नहीं है भाई। वो भी आ रही है, उनकी भी आ जाएगी ऐसी कोई वीडियो, ऐसी आ जाएगी, क्रिकेट खेल रहे होंगे। होता है ये भाई, ये बड़ी पार्टियों में ऐसी छोटी बातें और क्या होती रहती है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मुझे तो बड़ी पसंद आई ये वीडियो। अच्छा जी, फुटबॉल कैच वायरल है भाई, लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई। अच्छा, एक और चीज भी बड़ी वायरल है, वो मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान समझ रहे हैं इस वीडियो में, फुटबॉल को पाकिस्तान तो नहीं समझ रहे। आओ पाकिस्तान से कैच खेलें कैच। सही है, ठीक है, वो जो भी समझे, उसकी सबकी मर्जी है, वो जो भी इसको समझे। लेकिन हम आपको एक और वायरल वीडियो की कहानी सुनाते हैं। शादियां हो रही हैं भाई, खिलाड़ियों की शादियां हो रही हैं आजकल। ये तो साल ही साल शादियों का था खिलाड़ियों की। अब तो सीजन चल रहा है भाई, बेहतरीन सीजन शुरू हो गया है शादियों का, और चल रहा है, काफी दावतें आ गई हैं। इमामुल हक साहब की शादी हुई, उनकी तस्वीरें बड़ी वायरल थी। अब जो है फहीम अशरफ साहब की जब शादी हुई तो उनके जो वलीमा है, दावत वलीमा, उस पर किसी ने उनसे सवाल किया। उस सवाल के जवाब में बड़ी मजेदार उन्होंने जवाब और वो तबसरा सा किया है। उनसे सवाल ये पूछा था कि बारात है, उनसे ये पूछा था कि आप दुल्हन को तोहफे में क्या दे रहे हैं? मैंने कहा मैं आप चला गया है काट है, और क्या? तो ये बंदा खुद जो है वो इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी तोप चीज है, तो फिर अब क्या तोहफों की जरूरत? और ये तोहफा देना एक रिवायत का हिस्सा है। अहम तोहफा। ये तो खैर हक महर का पूछ रहे थे, लेकिन ये है कि हाँ होगी, तोहफा भी होगा। हक महर तो खैर होता है, जाहिर है वो तो एक दीनी वो है, लेकिन उन्होंने ऐसी मजाकन ये बात की है कि तोहफा शोफा में क्या दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं आप ही चला गया काट है। तो ये है सूरत हाल। काफी लोगों ने भाई शिरकत की इनके वलीमे में, और उनके आबाई गाँव में उनका ये वलीमा हुआ था। काफी लोगों ने एंजॉय किया है जी। बिल्कुल। और वो इमामुल हक की भी शादी, टर्किश डांस, टर्किश वो जो होता है रक्स जो वो घूम रहे होते हैं, सूफी सॉरी, हाँ सूफी, टर्किश सूफी, माफ कीजिएगा। तो ये भी चल रहा है सारा। अच्छा, आज तक वैसे मुझे आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोग बेचारे खांसें या छींकें तो फौरन माफ कीजिएगा, इतनी माफी तलाफी अपोलोजेटिक क्यों हो जाते हैं भाई? ये नेचुरल एक चीज है, खांसी आ गई, कोई मर्जी से नहीं खांसा। एक्सक्यूज मी का उर्दू है, माफ कीजिएगा जी। अच्छा, वो भी एक्सक्यूज मी भाई, क्यों खांसी आ गई? मैनर्स होते हैं, मैनर्स। आप लोगों को क्या पता मैनर्स? खांसी कहाँ कोई जानबूझ के खांसता है, बस आ जाती है बेचारी, अचानक ही आ जाती है, पता भी नहीं चलता। मैनर्स। अच्छा, क्रिकेट से रिलेटेड एक बड़ी खबर आई है भाई। क्रिकेट बैट पर आजम खान जो है, आजकल नेशनल T20 जो चल रहा है मुकाबला, उनको जुर्माना हो गया। उन्होंने अपने बैट पर फलस्तीन के झंडे का स्टिकर लगा लिया। ये कोई बात है भाई? उन्होंने देखा है भाई। और ये मैच कौन सा खेल रहे थे? ये नेशनल T20 लीग जो पाकिस्तान में हो रही है, उसमें PCB ने उन पर किया है जुर्माना, और उनके बैट पर लगा हुआ था वो स्टिकर। ये देखें, ये इस तस्वीर के अंदर आपको इनके बैट पे नजर आ रहा है कि वो छोटा सा स्टिकर इन्होंने फलस्तीन का लगाया झंडा। अब ये ऐसे तो नहीं हो सकता, हमारी अपनी थी। चाहिए था जुए की किसी कंपनी का लगाते स्टिकर, हाँ तो उसका हो जाता, उस पे ना होता जुर्माना, मसला नहीं होता। नहीं, बेसिकली अप्रूव्ड होती है ना जो चीजें जो बैट्स पे लगती है ना। अच्छा, कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह की वो ICC की तरफ से होता होगा। हाँ, तो ये PCB जाहिर है ICC को फॉलो करता है रूल्स में, तो वो चीज जो भी चीज लगती है वो अप्रूव्ड होती है। कोई गैर मुनासिब बात लगा दे, कोई भी कुछ भी लगा दे। बेसिकली कराची रीजन वाइट्स के लिए ये खेल रहे हैं, और PCB ने इन पर जुर्माना किया है। बेसिकली लाहौर से इनका मैच था, और आजम खान पर उनकी मैच फीस का 50% हिस्सा बतौर जुर्माना लगा दिया गया है।
अच्छा, अब जुर्माना बेसिकली हुआ ये है कि इन्होंने तो अपना इज़हार यकजहती किया ना, किया बिल्कुल कि भाई ये है, लेकिन उस इज़हार यकजहती हमें होना क्या चाहिए कि हमें बहैसियत पूरी कौम उठकर इज़हार यकजहती करना चाहिए, और हर आदमी अपने अपने तरीके से इज़हार यकजहती करता है। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग जब होती है, बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस में बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकल मैसेजिंग की, उनके ऊपर जुर्माने हुए और बहुत मर्तबा इग्नोर भी किया गया आईसीसी की तरफ से। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लोगों को इग्नोर नहीं किया गया। तो इसीलिए हमें जरा थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि हमें कोई इसकी एक ऑफिशियल पॉलिसी बनानी चाहिए कि हाँ बहैसियत कौम अगर हम फलस्तीन के साथ हैं, पॉलिसी आपके मुल्क के साथ हमाहंग होनी चाहिए, और इसको सबको मिलकर करना चाहिए। भाई काली पट्टी बांधते हैं ना लोग, बहुत मर्तबा मुख्तलिफ मीडिया में सारे बांधते हैं, बिल्कुल जी। तो इस तरीके से ये भी सारी चीजें कर लें कि भाई हमारा जो नेशनल T20 टूर्नामेंट है उसके अंदर हर बैट पर फलस्तीन होगा, या जो भी उसके अंदर हम फलस्तीन की नुमाइंदगी करेंगे, उसकी बात करेंगे, हम दुनिया को ये मैसेज देंगे। सारी दुनिया मैसेज दे रही है अपने तरीके से। मुसीबत ये है कि BBC के हमने देखा इतने अवार्ड्स हुए, डायफा अवार्ड्स हुए, पता नहीं कौन कौन से अवार्ड्स हुए, उसमें सब लोग बातें कर रहे हैं ना फलस्तीन की। तो क्यों कर रहे हैं? लोगों के दिल जो है वो इस वक्त फ़लस्तीन के साथ है। तो अगर कोई जज्बे का इजहार करता है तो उसको ऑफिशियली चैनलाइज किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो पीसीबी का प्रॉपर किरदार होना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठ के ये सारा सिलसिला होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा तो पीसीबी असल में कमज़ोर है ना, हुकूमत तो है या नहीं है, पीसीबी बड़ा कमज़ोर है। वो तो हमने उस वक्त भी देखा कि जो जय शाह इनके साथ करता रहा वैसे वैसे ही उसके साथ चलते रहे। तो कहीं किसी जगह पे आपने कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, कहीं एक स्टैंड भी लेना होता है। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि भाई यहाँ तक हमने आपकी सुनी है, अब आप हमारी सुने, आप थोड़ा आप अपना भी जरा रवैया तब्दील करें। तो ये चीज़ें आपको खुद दिखानी है, तभी दुनिया को एहसास होगा, वरना आप नहीं कहेंगे तो दुनिया को क्या पड़ी है कि वो आपको खामखा फैसिलिटेट करे। ऐसा ही। अच्छा, एक और एक खबर जो कि कराची से आई जी। कराची में एक शॉपिंग मॉल राशिद बिनास रोड पर, अच्छा, उसमें आग लगी। ये वीकेंड पर ये वाकया पेश आया और वो आग इस कदर शदीद थी 11 लोग उस आग में झुलस कर जाँ बहक हुए हैं, दम घुटने से जाँ बहक हुए हैं। और उसके बाद जब पता लगाया गया सारी डिटेल्स तो ये पता चला कि वो जो इमारत थी उसके अंदर कोई फायर एग्जिट नहीं था। और अच्छा, कराची में इस तरह के वाकया इससे पहले भी हुए, मुतअद्दिद बिल्डिंग्स इमारतें पाकिस्तान की ऐसी होंगी, लाखों सैकड़ों होंगी, बल्कि 7 अफराद जो है उनकी हालत तशवीशनाक है। और अब उसके ऊपर जो है वो मुकदमे बनाए जा रहे हैं कि भाई ये बिल्डर्स थे या जो भी थे, जो इजाज़तें ली हुई थी वो भी गलत ली हुई थी। सारी चीज़ें सब तफसीलात सामने आ रही हैं। तो कराची के साथ अक्सर औकात इस तरह के वाक़यात कराची से आते हैं और हम फिर बात करते हैं थोड़े दिन और उसके बाद मामला ये ख़त्म हो जाता है। फयाज़ यूनुस साहब हमारे नुमाइंदे कराची से मौजूद हैं, उनसे इस वाक़े की मज़ीद तफसील लेते हैं। अवैस भाई जी, फयाज साहब बताइए इस वाक़े की अब तक क्या तफसील सामने आई है, और जो फिगर है 11 लोगों का, ये अभी 11 ही है और अल्लाह ना करे कहीं ये बड़ा तो नहीं है? देखिए अवैस, हफ्ते के रोज़ सुबह 6:20 पर आरजे मॉल जो राशिद बिनास रोड गुलिस्तान जौहर के करीब है, इसके छठे फ्लोर पर जनरेटर में आग लगने की इत्तला पर फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची। आग की शिद्दत बढ़ती गई, जो देखते ही देखते तीसरे फ्लोर तक पहुंच गई। 2 स्नार्कल 6 फायर टेंडर्स ने इस तमाम तर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 3 घंटे की जदोजहद के बाद जब आग पर काबू पाया गया तो क्लियरिंग का अमल शुरू किया गया। स्नार्कल की मदद से जब फायर फाइटर्स ऊपर दाखिल हुए तो एक एक करके 11 अफराद की लाशें निकाली गई। एक शख्स झुलस कर जबकि 10 जो हैं दम घुटकर जान की बाजी हार गए। 30 से 35 के करीब अफराद को बाहिफाजत तौर पर यहाँ से बाहर निकाल लिया गया, जिनमें अब भी 5 अफराद के बारे में बताया जाता है कि वह अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। तमाम तर जो अफराद अंदर जो फंस गए थे उनका ये कहना है कि जैसे ही आग लगी तो काला धुआं भर गया, हंगामी रास्ता नहीं था, फायर सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात रही। यहाँ पर पुलिस की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई है DIG ईस्ट असफर मैसर की सरबराही में, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इस तमाम तर इमारत और इस मॉल का जायज़ा लिया है, जिसने बताया है कि इस तमाम तर इमारत को जिन जिन इदारों ने NOC दी है उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस तरीके से इस इमारत की NOC दी गई, क्योंकि फायर सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल नहीं था, जो हंगामी रास्ता था
वो भी बंद किया हुआ था। कल जब हम अंदर दाखिल हुए तो जो अंदर के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तमाम तर इमारत अंदर से मुकम्मल तौर पर जलकर मुकम्मल तौर पर खास्तर हो चुकी है। यहाँ पर जो 3 फ्लोर पर जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दुकानदारों का ये कहना है कि मॉल अब पुलिस की जानिब से सील कर दिया गया है, उनकी दुकानें बंद होने से उनका रोज़गार जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। कल हम मकतूल मुतवफ़ी शाहज़ेब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाई ये भी बताइएगा कि ये मॉल जो है जिसका मॉल ये है, जो इनके ओनर हैं, वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? क्या उन तक पुलिस पहुंची है? देखिए, अब तक इस मॉल के जो ऑनर हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंची, ना ही वो इस तमाम तर हादसे के बाद अब तक मंजर आम पर आए हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ अगर दिखें तो जो दुकानदार हैं कल वो सिर्फ सामने आए और उन्होंने बातचीत की है कि हमारी दुकानें बंद है, जिससे हमारा रोज़गार डिस्टर्ब हो रहा है, दुकानें खोली जाएं ताकि हम अपना रोज़गार चला सकें। लेकिन इस तमाम तर हादसे के बाद मालिक सफ़ाई हस्ती से मुकम्मल तौर पर गायब है। सिर्फ यहाँ पर मुतासरा फैमिली और जो सिक्योरिटी के गार्ड्स थे मौजूद थे वो हमें नज़र आए हैं। अब तक पुलिस की जानिब से तहकीकात तो शुरू कर दी गई है, लेकिन जो यहाँ पर जो इंतजामिया स्टाफ था उन क्योंकि जाहिर है ये बात आ रही है कि बिल्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके मुताबिक नहीं बनी हुई थी, फायर एग्जिट नहीं था, ये सारी चीज़ें थी गायब थी इसमें से। तो जिन्होंने अप्रूवल्स दिए थे या जो महकमे हैं उन बिल्डिंग्स के, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगा गालिबन, और इसके अलावा 1-2 होंगे जो शहर का NOC देते हैं जब बिल्डिंग बनती है कोई उस बिल्डिंग के लिए। तो ये सारी जो महकमे हैं इनमें से किसी से बात हुई, किसी ने कोई नोटिस लिया, किसी ने कुछ कहा कि हम इस पे देखेंगे, फॉलो अप करेंगे, किसने इसको NOC दिया वगैरह वगैरह? देखिए, बिल्कुल इस तमाम तर तहकीकात के लिए क्योंकि NOC जो दी गई है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं। पुलिस की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है। इस वाक़े के फौरी बाद शारा फैसल थाने में कत्ल बिल सबब के दफात के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें गफलत और लापरवाही का भी जिक्र किया गया है। तहकीकाती टीम अब तमाम तर इदारों से एक एक करके रब्ता करेगी, क्योंकि जो ये बिल्डिंग है 6 फ्लोर पर बनी हुई है और उसके जो ऊपर वाले 4 फ्लोर हैं वहाँ पर वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं है। अगर जो लगे हुए हैं फैंस, अगर बिजली चली जाती है तो वो फैंस भी काम नहीं करते। कल हफ्ते के दिन जब आग लगी तो अंदर धुआं इतना ज़्यादा भर गया था जिसकी वजह से जितने भी लोग अंदर फंसे थे वो दम घुटने से 10 के करीब अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस अफसरान से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये तमाम तर इदारे जिनकी जानिब से इनको NOCs फराम की गई थी उनके अफसरान के बयानात लिए जाएंगे, चेक किया जाएगा किस तरीके से ये NOC हासिल की गई। कमिश्नर कराची ने भी नोटिस लिया था, उन्होंने इस इमारत का विज़िट करने के बाद ऐलान किया था कि कराची में जितनी भी इमारतें जिनमें फायर सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, हंगामी अखराज का रास्ता नहीं है, इन तमाम तर इमारतों को बंद किया जाएगा। लेकिन जब भी कराची में ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, ये सारे तो ऐलानात हम जिंदगी भर में बचपन से जब से पैदा हुए हैं तब से सुनते आ रहे हैं। फाइनली मुझे ये बताइएगा फयाज भाई कि मेयर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब साहब वो क्यों बरहम है भाई? KMC को भी तो नॉमिनेट किया गया है ना मुकदमों में। देखिए, मेयर कराची कहते हैं कि तनकीद की जा रही है इदारों के ऊपर कि वो काम नहीं कर रहे, और उन्होंने एक मिसाल पेश की कि जो हफ्ते को रोज़ जब यहाँ पर आग लगी तो रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने बेहतर अंदाज में रिस्पांस किया, लेकिन रेस्क्यू 1122 के साथ यहाँ पर KMC थी, वो एक सवाल पर थोड़े से नाराज़ हो गए जब उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया कि मेमन गोट में डिप्टी मेयर के इलाके में एक और बच्चा जो है जान की बाजी हार गया गटर के नाले पर गिरने का। तो उन्होंने कहा तनकीद तो होती रहती है, लेकिन हम तनकीद के साथ साथ हम काम भी करते हैं, जिस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिसालें भी दी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फयाज यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे। काम भी करते हैं तय है भाई, काम तो करते हैं सब, वो काम नजर भी आते हैं बहुत सारे काम, लेकिन जहाँ नजर नहीं आएगा वहाँ तनकीद होगी सर। आप चाहे मेयर हो इस कराची के या मुल्क के वजीर आजम या सदर हो, और ये भी नहीं है कि हर इदारा ही काम कर रहा है, बहुत से इदारे सर काम नहीं भी कर रहे, तभी तो ये सबको पता है कि कौन काम करता है और कौन नहीं करता और कितना करता है और कितना नहीं करता। बिल्कुल, और अगर करता भी है कुछ तो फिर कैसे कर रहा होता है। जी बिल्कुल, उसके पीछे क्या हाल अगर काम हो रहे होते तो कराची का हाल ऐसा ना होता। अच्छा, माहिर साहिबजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, DG MET, और मुल्क में सर्दियां बढ़ गई हैं बिल्कुल, और बारिशों और शदीद सर्दी के लिए आप तैयार हैं जी। अस्सलाम वालेकुम माहिर साहब।
अस्सलाम वालेकुम साहिबजाद साहब। जी जी अच्छा ये बताएं सर कि जो सूरत हाल है कराची की बारिशों की, उसके बारे में आपके पास अभी क्या अपडेट है? कराची की बारिश तो अब कराची में दोबारा जो है ना वो सिलसिला निकल गया हुआ है, बारिश का इम्कान नहीं है। लेकिन आज ऊपर हमारे जो हैं इस्लामाबाद या इससे कुछ ऊपर इलाके हैं वहाँ पे बादल हैं, और ये बादल भी अभी थोड़ी देर तक छट जाएंगे और इंशाल्लाह मौसम धूप निकल आएगी और मौसम फिर खुशगवार होगा। लेकिन लाहौर या उसके आसपास जितने भी इलाके हैं हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो हैं वहाँ पे जो ये एक स्मोक का फिनोमेना बना हुआ है वो अभी कुछ दिन हमें थोड़ा तंग करेगा कि उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आज भी पाकिस्तान में लाहौर का जो है वो 378 ppm आ रहा है। तो ये चीज़ जो है अभी तक हमारे वो जो है वो ख़त्म होने के इम्कानात नहीं है, क्योंकि हवा नहीं चलेगी। तो जब तक हवा नहीं चलेगी तो ये सिलसिला जो है वो खबरें आ रही हैं कि सर्दी पड़ने लगी है। हाँ, तो बाकी देखें ठंड जो है वो अपना आस्ता आस्ता जोर जमा रही है। अभी तक तो टेम्परेचर जो है वो कम से कम जो है ना स्कर्दू आप कह सकते हैं कि -3 या 4 तक जा रहा है। और हमारे कराची के इलाके जो है वहाँ पे चूँकि गर्म है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है रात का वो तकरीबन 20 या इसके करीब होता है। तो जैसे आप नॉर्थ की तरफ चलते जाते हैं तो टेम्परेचर एक लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इस्लामाबाद में आज रात का टेम्परेचर 9 डिग्री था, लेकिन कल आने वाले दिनों में थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 1-2 डिग्री जो है वो फाल हो जाएगा। और शिद्दत जो है उसमें तो ये ज्यादा शिद्दत वाली सर्दी कब शुरू होगी? 30 ये सर्दी जो है वो ये है कि 30 या 1 दिसंबर को इस्लामाबाद तक को हल्की बारिश का इम्कान है। हमारे जो इंतहाई शुमाली इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी भी होगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा और टेम्परेचर 1-2 डिग्री गिर जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में टेम्परेचर 3-4 डिग्री तक आ जाएगा। तो इस तरह उसका इम्पैक्ट हमारे साउथ में भी होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो फॉल करना शुरू हो जाएगा। आगे आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के इम्कानात ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सीजन है और आपके दिन अभी तक छोटे हो रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जनवरी में फिर बढ़ने का इम्कान आपको पता है ये फिर थोड़ी सी नमी हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे मौसम के हवाले से। नाज़रीन वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पेट्रोल हो गया है डाढा महंगा, महंगाई हो गई है 1 तारीख को। सर अभी तो कहानी ये भी चल रही है कि बजाय 15-15 दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए, हफ्ते बाद हो जाए। खैर इसकी मंजूरी अभी नहीं दी है, दरखास्त अलबत्ता इसकी आ गई थी, महकमों को मौसूल हो गई थी। उन्होंने कहा भाई आपका दमाग तीसरे दिन करने की दरखास्त देते, वो कहते हैं नहीं 1 हफ्ते में कर लो। हाँ 1 हफ्ते में कर। नेगोशिएशन जो है वो अलग है। तो पेट्रोल बचाने और पैसे बचाने और महीने का खर्चा तरीके से चलाने का जो एक बचत प्रोग्राम होता है उसमें एक नया आइडिया मुतारिफ हुआ है। और वो आइडिया कौन लेकर आए? खातून लेकर आई। खवातीन की मुश्किलात का तो बड़ा जिक्र किया जाता है पाकिस्तान में, लेकिन इन्हीं मुश्किलात से किस तरह खवातीन मुकाबला करती हैं और कैसे इनोवेटिव तरीके से नए नए आइडियाज लेकर अपने मसाइल को हल करती हैं और मिसाल बनती हैं सारी दुनिया के लिए, वो होती हैं पाकिस्तानी खवातीन। और आज एक ऐसी खातून की हम बात कर रहे हैं आपके सामने कि जिन्होंने जो पेट्रोल वाला मसला जिसका जिक्र किया, और क्योंकि खानदान में घर में किचन जो है वो खवातीन चलाती हैं ज्यादातर, उन्हीं से सवाल जवाब होता है। उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई 6,000 रुपए थे तो 5,800 क्यों बचे, 5,500 बचने चाहिए थे पीछे, या खत्म होने चाहिए थे, पीछे 500 बचता। खैर बहरहाल वो जो सारी मैनेजमेंट है बजट की, उसमें भी बड़ा कलीदी किरदार होता है खवातीन का। तो हलीमा सादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद है जी। और हलीमा सादिया साहिबा ने क्या इनोवेशन की? उन्होंने ये किया कि अपने घर से अपने काम पर जाने के लिए उन्होंने स्केट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये कमाल काम कर दिया। उन्होंने कहा भाई पेट्रोल की बचत करो, कोई ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं है, स्केट्स पे जाओ, स्केट्स पे आओ। ज़बरदस्त बेहतरीन काम किया हलीमा साहिबा ने। ये क्या काम किया, कैसे किया, इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सलाम है आपको कि आपने ये जबरदस्त काम किया। तो ये बताइए कि सीखा कब आपने? मैंने एक्चुअली अभी 3 महीने हुए हैं, अभी सीखा है। अच्छा। और माशाल्लाह से जिस बच्चे ने मुझे सिखाया है वो एक तो मेरा टीचर भी है, बच्चों की जगह भी है,
और माशाल्लाह वो प्रोफेशनल स्केटर भी है। अच्छा। और वो इतने दूर दूर स्केट करते हुए मरी का और नारायण का खान का और इवन के चाइना बॉर्डर तक भी बचा जाता नहीं जाते इतना लंबा सफर, बड़ा खतरनाक रास्ता भी होता जी बिल्कुल। और असीब नाम है उसका, काजी असीब DHA1 में उसका स्केटिंग का वो क्लब है। और माशाल्लाह बहुत ही उसका प्रोफेशनल क्लब है। और यकीन करें कि जिसको मैं अभी इस एज में मतलब बैलेंस करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है और मैंने अभी सीखा है। और माशाल्लाह उसने मुझे ऐसे स्टेप बताए कि यकीन करें कि मैं वाह हसीब साहब जबरदस्त, आपको हम अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, सीखेंगे यार आपसे, हमें भी सीखना है। और मैं चाह रही हूँ कि पहले आपने कहानी शुरू कैसे हुई? स्केट्स पहले लिए थे या सीखा पहले और फिर स्केट्स लिए? मैंने एक्चुअली ये जो जिस बच्चे से मैंने सीखा है इसकी मैं वीडियोस देखती होती थी टिकटॉक पे, तो ये जा रहा होता था और अक्सर ये चलते चलते रोड पे औरतों को रोड भी क्रॉस करा रहा होता था। और मैं तो माशाल्लाह ब्यूटिशियन हूँ और मीडिया मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और फिर मैं इवेंट्स वगैरह पे भी जाती हूँ, मुझे हर जगह जाना पड़ता है। तो अब तो मैंने अपना सैलून भी एक छोटा सा ओपन किया, मानो ब्यूटी सैलून के नाम पे चांदनी चौक में है। लेकिन यह है कि मैं फिर भी मुझे आना जाना पड़ता है क्योंकि मेरे फंक्शन होते हैं, हर जगह आना जाना पड़ता है। तो आपको पता है हर मिनट पे बंदा गाड़ियों का सफर करे तो फिर तो पेमेंट सारी इधर ही लग जानी है। तो मैंने स्केट का इस्तेमाल कर लिया। नहीं तो ये आपके जहन में कैसे आया कि स्केट्स का इस्तेमाल कर लूं? वरना तो हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं भाई स्कूटी ले लो चलो। बस स्कूटी का ये था कि देखें स्कूटी आजकल जो वो जो चली हुई है उसमें भी बिजली का इतना खर्चा है। पहले तो वो चार्जिंग पे लगाओ, फिर वो इतनी ज्यादा चलती भी नहीं है। एक तो बगैर बिजली के भी है ना, बगैर पाँव से मार मार के चलाते हैं वो साइकिल पतली नहीं, वो स्कूटी नहीं, वो मजा नहीं आया भाई। आप जरा ज्यादा दीदा दलेर वाला काम करना चाह रही थी। मैं माशाल्लाह से हर फर मौला हूँ, मैंने दुनिया का हर मुश्किल काम किया जो मर्द भी नहीं कर सकते। मैं मर्दों की मर्द भी हूँ, औरतों की औरत भी हूँ। मर्दों से आगे हैं ये। जी बिल्कुल। मैंने आप यकीन करें सांपों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। यकीन करें लड़कियां छिपकली देख के चीखें लगानी स्टार्ट कर देती हैं और काकरोच को। और माशाल्लाह मैंने अपने बच्चों को आप काकरोच को हाथ में पकड़ के करती क्या थी? मैंने काकरोच को बोतल में डाल के नहीं जमा करती थी क्या करती थी ना बायोलॉजी की लैब में प्रैक्टिकल के लिए। नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अपनी हक हलाल की मेहनत करके अपने बच्चों को पाला है। मेरे हस्बैंड बच्चों ने भी आपको बड़ा पसीराई की होगी उन्होंने तो कि भाई माँ जबरदस्त काम। जी बिल्कुल। या ये कहते थे कि अम्मा अब इस उम्र में क्या स्केटिंग कर रही हैं और पता है मेरे बच्चों को मैंने बहुत मुश्किल, मैंने अपने छोटे मेरे बच्चे थे, मैंने अपने बच्चों को बस उस टाइम बेवा हो गई थी, मैंने अपने बच्चों को खुद पाल के बड़ा करके जवान करके अपने बच्चों की शादियां भी कर दी। अरे वाह क्या बात है। तो माशाल्लाह मेरे 2 पोते भी हैं, तो अल्लाह जिंदगी करे उनकी, अल्लाह उन्हें नजरे बद से बचाए माशाल्लाह। और मैं बहुत तो क्या कहा बच्चों ने, क्या सास जवान, मुझे आपको देख के एक जुमला याद आ रहा है कि सास जवान तो बहू परेशान, थोड़ा इंतजार कर लेती, बुढ़ापे में करती शादियां। अब देखें आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक जवान है। जी बिल्कुल। आप लोगों की अच्छा रिलेशन है, कैसा है रिश्ता? माशाल्लाह मेरी बहू बहुत नाइस है, बहुत अच्छी है। सास बहू पे चले गए हम पेट्रोल से, वो पेट्रोल से थोड़ी चलती है सास बहू। हमें बताएं स्केटिंग का। जी कि आपके बच्चों ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, किसी की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं सपोर्ट किया उन्होंने। जी सबने सपोर्ट किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। बाकी की उनकी जरूरत नहीं है, गुस्से वाली अम्मा है। हाँ जी है तो करना ही था, सपोर्ट ही करना था, और क्या करते हैं जी। गुस्से वाली अम्मा से तो डरते हैं सब जी। तो सड़क पर जब आप चल रही होती हैं स्केटिंग करते हुए, तो सड़क पर लोगों के और जो गाड़ियों वाले हैं उनका क्या रिस्पांस होता है? कुछ बदतमीज लोग भी काफी होते हैं, जरूरत से ज्यादा बदतमीज भी होते हैं, अजीब अजीब तरीके से मतलब आवाजें कसना। लेकिन मैं लोगों की बातों पे अगर जाऊं ना तो मैं इन चीजों की परवाह करनी अब छोड़ दी है। मुझे अपनी अल्लाह की नजर में ठीक होना चाहिए, बाकी दुनिया क्या करती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सिर्फ मुझे अपने अल्लाह की नजर में ठीक तो आपके साथ हमने सुना एक्सीडेंट भी हुआ था। वो एक्सीडेंट मेरा एक्चुअली इस तरह हुआ था, तब मेरा स्केट में कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तब मेरे पास स्केट नहीं थे। लोगों की नजरें भी हाय हाय करके ना खा गई मुझे। नजर लग जाती। वो एक्चुअली मैं रोड क्रॉस कर रही थी, डबल रोड था, 1 वे रोड वाली साइड पे, तो एक बाइक आया। तो उस वक्त मतलब जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो वो उल्टी साइड से आ रहा था और मतलब
वन वे रोड था ना, तो वो उसने हैंड फ्री भी लगाए हुए थे और स्पीड में भी था। मैं इस साइड देख रही थी कि गाड़ी ना वो पीछे से आके बाइक मार के चला गया। ये देखो, अब तो गलत राइट साइड से आ रहे हो तुम, उसके बाद स्पीड में आ रहे हो, फिर तुमने कानों में हैंड्स फ्री भी लगाई और फिर लोगों के सामने और सबसे बदतमीजी भी करते हैं। बिल्कुल कहते हैं आप गलत आ रहे हैं, हम तो ठीक मान गया था गलती, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे। और दूसरा ये कि लोगों ने उसको सुनाई और फिर लोगों के सामने कह रहा है मैं इनको लेके जाता हूँ हॉस्पिटल। लेकिन उसके बाद जैसे ही लोग साइड पे हुए तो मुझे वहीं पे छोड़ के चला गया। मैंने उसके बाइक का नंबर नोट कर लिया। अभी मैंने ट्रैफिक पुलिस के उधर कंप्लेन कर दी है। मैंने कहा मुझे अगर वो गरीब था, मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता था, कम से कम उसको नहीं घर तक पहुंचाना उसका फर्ज बनता था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। तो मोहल्लेदार वगैरह क्या कहते हैं? वो तो आंटियां कहती होंगी सानू भी सिखाओ। जी, मुझे देख के इस फील्ड में काफी औरतें आई हैं और माशाल्लाह से कल DHA 1 में असीब के पास एक लेडीज आई हैं, उसके भी बच्चे माशाल्लाह काफी बड़े हैं। उसके हस्बैंड उसे खुद छोड़ के गए हैं, कह रहे हैं कि माशाल्लाह अगर ये कर सकती है तो आप भी करें, तो अपने मोटापे को कम करें। अब लड़कियां बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कहती हैं हमारा मोटापा है। मैंने कहा स्केटिंग शुरू कर दो, मोटापा खत्म हो जाएगा। कौन से रूट्स पे वैसे जाती हैं? मैं जब जहाँ पे ज्यादा चौड़ाई होती है ऊपर की तरफ वहां नहीं जाती, क्योंकि वो खतरा होता है ना। अभी मैंने सीखी, अभी इतनी तो नहीं हुई हूँ, लेकिन शुक्र है कि रोड पे तो चलाती हूँ। ये है कि वहां नहीं जाती जहाँ ज्यादा खतरा होता है, वहां नहीं जाती है। रावल रोड से बैरिया फेस 8 तक जाती हूँ, सीधा रास्ता है। जहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं वहां चली जाती हूँ। इवेंट्स यानी कि मेरे सैलून के जो इवेंट्स हैं, तो हर जगह आपको पता है हर दिन में मुझे 2-3 जगहों पे तो लाजमी जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है जी। देखिए, ये होते हैं इनोवेटिव लोग जो कि जब ठान लें का हल निकालते हैं, मसाइल का हल निकाल। बचत तो बड़ी हो रही होगी फिर पेट्रोल की। जी बिल्कुल हो रही है। और सबसे बड़ी बात, इंसान एक्टिव भी बहुत होता है। स्केटिंग से इतना एक्टिव होता है। अब अगर मैंने स्केट नहीं पहने ना तो पहले मैं थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ती थी, मेरा सांस फूल जाता था और थकावट फील होती थी। अब मैं बगैर स्केट के भी मीलों चली जाती हूँ, मुझे फील ही नहीं होता भाई मैं इतनी मील मतलब चढ़ भी गई हूँ, सीढ़ियाँ भी इतनी चढ़ ली, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितनी देर के बाद स्केट करने के बाद थक जाती हैं? मैं थकती ही नहीं हूँ। पहले जब शुरू में स्केटिंग सीखी थी तो थोड़ी देर पहनती थी, मुझे पाँव में पेन शुरू हो जाता था, लेकिन अब ना पहनूं तो पेन शुरू होता है। बैलेंस कैसे रखते हैं? मुझे तो आज तक समझ नहीं बैलेंस इसका रखना आ जाए तो बस समझे कि आप। ये वो ब्लेड स्केट्स हैं या आगे 2 पहिए और पीछे 2 पहिए? नहीं, मेरे हैवी वाले जो एक ही लाइन में पहिए लगे होते हैं वो वाले, वो ज्यादा मुश्किल है नाज़रीन, बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका बैलेंस बहुत मुश्किल है। दूसरे वाले तो 2 पहिए आगे हैं 2 पीछे हैं, तो आपके पाँव को स्टेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन फिर भी ये काम मुश्किल है और आपने जो किया है वो कमाल काम है जी। थैंक यू हलीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। आप हमारे लिए भी और बहुत सारी खवातीन के लिए मिसाल है। मुझे पूरा यकीन है कि ये खवातीन जब हमारा सेगमेंट देख रही होंगी ना, उनमें से बहुत सारी अब पहुंचेंगी स्केटिंग सीखने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये देखें जी, ये है मिसाल खवातीन, और इसीलिए हम कहते हैं ना भाई अमेजिंग पाकिस्तानीज़ ये लोग हैं, इनको हम सामने लेकर आते रहेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हैं। फ़लस्तीन में जो फैसला आया, जो कि कतर की मीडिएशन से वो तय पाई सिचुएशन के भाई सीज फायर करना है और ट्रूस का ऐलान कर दिया गया। 4 दिन का एक आर्जी सीज फायर किया गया। बिल्कुल आर्जी सीज फायर के अंदर जो है वो कैदियों का तबादला भी हुआ। फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से कुछ मिसाइल भी आए, कुछ बमबारियां भी की गई इसराइल की तरफ से। वो उन्होंने सीज फायर को सीज फायर बेसिकली समझा ही नहीं है। लेकिन ये है कि सीज फायर फिर भी जिस भी तरह का जैसा भी हुआ, 3 दिन गुजर गए उस सीज फायर को। अच्छा, सरफराज खान साहब हमारे नुमाइंदे लिबनान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि जी ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या और ओवरऑल सिचुएशन क्या रही। जी सरफराज बताइए। जी बिल्कुल, इसराइल फ़लस्तीन की जो आज सूरत हाल है ताज़ा तरीन, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो जो जंग बंदी है उसके मस्बत नताइज जो हैं वो सामने आए हैं। दोनों तरफ से जो मुआहदे किए गए थे उस पर जो है वो अमल दरामद होता हुआ दिखाई दिया। इसराइली साइड की जानिब से भी जो कैदी थे उनको रेड क्रॉस के हवाले किया गया और जो हमास की साइड से जो कैदी थे उनको इसराइली हकाम के हवाले किया गया।
फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि जब इसराइली साइड से आने वाले फ़लस्तीनी कैदी अपने घरों पे पहुंचते हैं, उनका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया जाता रहा है। उनको जो है वो हार पहनाए गए, नारे तकबीर के जो नारे थे वो बुलंद होते रहे और खुशी का इजहार किया जाता रहा। दूसरी साइड पे जो नुकसानात हुए हैं उनका तखमीना जो है वो लगाया जा रहा है, कितनी शहादतें हुई, कितनी इमारतें मखदूश हुई। इस सारे मामले में अगर देखा जाए तो अभी तक जो शमाली गजा है उसको नहीं खोला जा सका। आरजी जंग बंदी के दौरान भी जो शमाली गजा है उसको नहीं खोला जा सका और वहाँ पे भी जो मौजूद शहरी हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की गई। जब ऑपरेशन शुरू था तो शमाली जो गजा था वहाँ पे कुछ शहरी बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन जो है वो वहाँ पे मौजूद थे जिनको वहाँ से निकाल लिया गया है। अगर रफ़ा बॉर्डर की यहाँ पे बात की जाए तो पहले ही रोज़, जुमे के रोज़ जब ये आरजी जंग बंदी का मुआहदा शुरू हुआ था तब ही जो है वो ट्रांसपोर्ट शुरू कर दी गई थी। ट्रांसपोर्ट को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई थी। अब जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो खुराक है वो पहुँचाई जा रही है, जो कपड़े हैं वो पहुँचाए जा रहे हैं, तमाम तर ज़रूरत की अशिया जो हैं वो पहुँचाई जा रही है और रफ़ा बॉर्डर को खोल दिया गया है ताकि कोई भी फ़लस्तीनी अगर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। दूसरी जानिब जो एक और खुशाइन बात ये है कि चूँकि जो गजा के हस्पताल थे वो मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो चुके थे, उनको जो है वो इतनी जल्दी फ़ाल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी एमरजेंसी जो है वो कुछ अस्पतालों की बहाल कर दी गई है। दूसरी जानिब जो बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग जो ज़ख्मी थे उनको मुख्तलिफ जो साथ साथ बॉर्डर के साथ इलाके हैं उनको वहाँ पे जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। लिबनान में मुंतकिल किया जा रहा है, बैरूत में, और उसके साथ साथ जो मिस्र के इलाके हैं वहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उनका इलाज, मुआलजा हो सके। तो आरजी जंग बंदी के मस्बत जो है वो नताइज सामने आए हैं। दूसरी तरफ जो कतरी इंतज़ामिया हैं उनके सहाफ़ियों के साथ भी जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कतर इंतज़ामिया ये चाहते हैं कि आरजी जंग बंदी जो है वो मुस्तकबिल में भी जो है वो एक ऐसा मुआहदा तय पाया जाए कि मुस्तकिली जंग बंदी जो है वो हो सके ताकि जो सिविलियन हैं वो बच सके, नुकसानात ना हो सके। तो इस तमाम तर मामले पर जो है वो अभी गौर चल रहा है और अगर मुस्तकिली जंग बंदी होती है तो एक बहुत बड़ा जो है वो मुस्बत नतीजा सामने आएगा। जी बहुत शुक्रिया सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और अल्लाह करे ये मुस्तकिल जंगबंदी हो, क्योंकि इसराइल की तरफ से तो जो बयान आया है वो ये आया है कि 4 दिन, यानी कि आज चौथा दिन है, आज चौथा दिन खत्म होगा तो उसके बाद हम दोबारा से उस ऑपरेशन का आगाज़ कर देंगे। वो जो बेसिकली वो तो कहते हैं कि जी हमारा फौजी ज़मीनी ऑपरेशन है, मैं उसको कहता हूँ जी ये जेनोसाइड ऑपरेशन है या ये कत्ल गारत का और नस्ल कशी का ये ऑपरेशन जो है ये इसराइल फिर से शुरू कर देगा और फिर से दुनिया वैसे ही देख रही होगी उनको और कोई कुछ नहीं कर रहा होगा। जो है जो कि डच रहनुमा है, डच एक्सट्रीमिस्ट तरीन सियासतदानों में रसूल जिसका एक तारुफ है, उससे बड़ा तारुफ तो उसका कोई है नहीं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जी फलस्तीनियों को फलस्तीन से निकाल के उर्दन में बसा दो। हाँ। अच्छा, अब तुम न 3 में न 13 में ना तुम्हारा वो जो है वो फलस्तीन से कोई कनेक्शन, ना तुम्हारा जो है वो उर्दून से कोई कनेक्शन। ये मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि मैं किसी से कहूँ कि यहाँ से ना ये चीजें ये लोगों को ले जाएं और शिफा के घर में बसा दें। बिल्कुल भाई तुम कौन होते हो ये बकवास करने वाले? तुम्हारी क्या औकात है कि तुम ये बातें करो? तुम अपने मुल्क की बात कर लो कि हाँ भाई चलो फ़लस्तीनियों को या इसराइलियों को बसा लो। अगर तुम्हें उनसे इतनी हमदर्दी है तो तुम कहो कि जी मैं इसराइल वालों को, इसराइलियों को, जो यहूदी, जो साइनिस्ट यहूदी हैं, उनके लिए मैं अपना एक शहर खोल देता हूँ। अपना हमारे घर में वो आके बस ये काम दूसरों के घरों में फैसले करने वाले तुम कौन? बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी हो। तो इसने ये बातें की और ये कहता है कि जी फ़लस्तीनियों को उनके वतन का कोई हक नहीं है जी, और इसराइल को वो सारी ज़मीन दे दी जाए। तो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट नजरियात वाले लोग हैं। अब तो ये इलेक्शन जीत गए, ये डच इलेक्शन में क्या करेगा, पता नहीं वहाँ पे क्या करेगा। लेकिन बहरहाल मुद्दा इसका यही है कि मुस्लिम शुड गेट आउट, अपने मुल्कों से निकल जाएं, दर बदर की ठोकरें खाएं और तुम लोग आके उन ममालिक में हुकूमतें करो। ये कि मुस्लिम शुड गेट अप, मुस्लिम शुड थिंक कि ये सारी दुनिया क्या कर रही है एंड वी शुड गेट अप, वी शुड स्टैंड ऑन आवर ओन फीट और हम देखें कि हमें क्या करना है अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी हवाले से अब मजीद भी हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे कि फ़लस्तीन में क्या सूरत हाल है। रोज़ाना हमारे प्रोग्राम में एक खास जो सेगमेंट है वो फ़लस्तीन के हवाले से हमेशा रहा है और होता है और आगे भी होगा। एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस।
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मुतालिक जमा कराई गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। 20 रोज़ में ये इंतखाबात दोबारा करवाने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये इंतखाबात शफाफ नहीं थे। अब PTI ने जून 2022 को ये रिपोर्ट जमा कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मुतालिक 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। 23 नवंबर को सुनाया गया है। अच्छा, नून लीग और PTI के अलावा 16 दीगर जमातों को भी शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे, ताहम उन पर कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। अब PTI ने ECP पर जो तसब्बुब का इल्ज़ाम लगाया है, जो हमेशा वो बात करते हैं, अब इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद किया गया हो? PTI अब करेगी क्या? PTI के पास ऑप्शन क्या है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी लाट के सदर जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो हमें ज़रा बुनियादी गाइडेंस दे दें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं और ये पार्टी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, और कानून जो है हमारा इस हवाले से क्या कहता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं वो बुनियादी तौर पे उस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लेटेस्ट होता है वो पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचाए, ताकि इलेक्शन कमीशन के पास अपडेटेड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हो। उसके अंदर कोई अमेंडमेंट भी अगर हो तो कानून के मुताबिक ज़रूरी है कि वो 15 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दी जाए, ताकि उस अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फिर वो इलेक्शन कमीशन देखेगा कि उसकी कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में यह दिया होता है कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी मुद्दत कितनी है, 4 साल है, 5 साल है, 3 साल है, और वो किस स्टेज पे इलेक्शन होंगे, और उनका इलेक्टोरेट कौन होगा, वोट देने वाले कौन होंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें जब कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाती हैं, तो फिर जब वो देखता है कि 4 साल हो गए हैं इसके इलेक्शन को और मुद्दत पूरी हो गई है और इलेक्शन नहीं हुआ, और बाय द वे इलेक्शन भी 7 दिन के अंदर जब हो जाए, तो 7 दिन के अंदर ज़रूरी है कि पार्टी का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो नताइज से इलेक्शन कमीशन को आगाह करे। ठीक है। तो अगर वो 7 दिन में आगाह नहीं होता इलेक्शन कमीशन, तो फिर वो एक रिमाइंडर देता है, और फिर यूँ एक प्रोसेस ट्रिगर होता है जिसके ज़रिए से पार्टी के बारे में कोई तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसकी इंतहा ये है कि उसको जो सिंबल मिला होता है वो उसका कन्फिस्केट हो जाता है या वो उससे ले लिया जाता है। अब वो पार्टी अपने सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो ये उसका मुख्तसर अजमाली सा जायजा है। ठीक है। अब जरा आ जाते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने PTI के हवाले से फैसला दिया है, उसकी तफसील क्या है? PTI ने ऐसा क्या किया था जिस पर ये फैसला लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से? देखिए, PTI का कुछ मामला ये है कि मैंने थोड़ी सी तहकीक की और मैंने इस ऑर्डर को भी पढ़ा जी। तो ये है कि PTI के जो ऑफिस बेरर्स थे या उनके इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे नेशनल काउंसिल है या एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसकी मुद्दत 13 जून 2021 को ख़त्म हो गई थी। अच्छा, 21 में? ओके, ठीक है, 2021 में जी। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर उन्हें कहा था कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। तो उन्होंने कहा आजकल कोविड का ज़माना है, लोगों को इकट्ठे करना मुश्किल है, तो आप हमें एक्सटेंशन दे दें। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन दे दी थी। अच्छा। 2022 तक, जून 2022 तक। लेकिन जब जून 2022 में भी इलेक्शन नहीं हुए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको रिमाइंडर्स दिए, और फिर उन्होंने इलेक्शन से मुतल्लिक मालूमात इलेक्शन कमीशन को दी तो सही है, लेकिन वो मालूमात मुकम्मल नहीं थी। अच्छा। तो बार बार ये कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रही कि भाई आपकी मालूमात दें कि कितने उम्मीदवार थे, किस उम्मीदवार को कितने % वोट मिले, ये सारी मालूमात देनी होती हैं। और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनकी अटेंडेंस क्या थी, जो लोग मौजूद थे उनके नाम और उनकी CNIC की कापीज दीजिए। तो ये मालूमात उन्हें नहीं दी गई। ओके। जब एक मौके पे ये रिमाइंडर की बात आगे चली गई और अब तीसरा चौथा रिमाइंडर हो गया, तो फिर PTI ने
उन्हें बताया कि जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तब्दील हो गया है। अच्छा, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन जो है वो आम मेंबर नहीं करेंगे बल्कि नेशनल काउंसिल करेगी। अच्छा, और उसके लिए सीक्रेट बैलेट नहीं होगा बल्कि हाथ उठा के लोग उसका इजहार करेंगे। ओके, तो उन्होंने कहा भाई आपने तो ये हमें अमेंडमेंट बताई नहीं थी, तो अगर ये अमेंडमेंट हुई भी थी तो फिर बताइए कब हुई थी मीटिंग और कितने लोग उसमें शरीक थे नेशनल काउंसिल के। तो इन सारी बातों का कोई तसल्ली बख्श जवाब इलेक्शन कमीशन के बकौल उन्हें नहीं मिला। अच्छा, और बिलाखिर फिर एक मौके पे उन्होंने कहा कि हम ये अपनी अमेंडमेंट्स जो हमने आपको दी हैं और ये जो हमने नतायज आपको बताए हैं हम इनको विड्रॉ करते हैं। अच्छा, फिर पीटीआई ने विड्रॉ कर लिया? तो वो विड्रॉ हो गए। फिर दोबारा पीटीआई के वकील उनके पास आए और उन्होंने कहा कि नहीं हम सारी चीज विड्रॉ नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक अमेंडमेंट विड्रॉ कर रहे हैं। सही है। तो बिलाखिर ये आखिरी बात ये हुई कि अच्छा भाई फलान डेट को अब ये आपकी आखिरी हमारे साथ आप आके आर्ग्यूमेंट दे दें। उस आर्ग्यूमेंट में भी जो उन्होंने आके बताया वो तसल्ली बख्श नहीं था बकौल इलेक्शन कमीशन के। चुनाचे फिर उन्होंने फैसला महफूज कर लिया और बिलाखिर ये 23 नवंबर को ये फैसला उन्होंने जारी कर दिया, जो तकरीबन 3.25 महीने की डिले के साथ फैसला महफूज जब हुआ था तो 3.25 महीने की डिले के बाद ये फैसला जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब आपने जो हमें चीज़ें बताई हैं उसके मुताबिक तो लगता है इलेक्शन हुआ ही नहीं है, और अगर हुआ भी है तो उसकी कोई तफसीलात हमारे पास नहीं है। आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी पासदारी नहीं की, उसके मुताबिक भी इलेक्शन नहीं कराया, तो अब आप दोबारा इलेक्शन करवाइए। तो ये उसका जो बैकग्राउंड है जो मैंने उस 12 सफ़े के फैसले में पढ़ के आपको आपने हमें घोल के पिला दिया सर, बड़ा डिटेल में आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दी है। उम्मीद है कि लोगों को भी समझ आ गया होगा कि कहां पर किस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस जारी रही ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो 20 दिन का सिलसिला है सारा, क्या पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 20 दिन में कराना पीटीआई के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि अभी की जो हालत है उस पार्टी की वो ये है कि आधे जेल में हैं, आधे छुपे हुए हैं, आधों पे पर्चे कटे हैं। तो ये क्या प्रैक्टिकली अभी पार्टी के लिए पॉसिबल है 20 दिन में कराना इलेक्शन? देखिए, ये बड़ा मुश्किल तो जरूर है, क्योंकि आपने सही कहा कि उनके ऑफिस बेरर्स या तो जेल में है या रूपोश है, वो फ्रीली मूवमेंट भी नहीं कर सकते कहीं, और कहीं मीटिंग भी तलब नहीं कर सकते। मीटिंग आपको पता है जो कोर कमेटी की जब बुलाते हैं या एग्जीक्यूटिव कमेटी की बुलाते हैं तो पता ही नहीं होता कहाँ मीटिंग हुई है, वो उसे खुफिया रखते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि हम मीटिंग करेंगे तो वहाँ छापा डाल के वो उन्हें गिरफ्तार कर ऑनलाइन का सिलसिला आप तो। और उमर अयूब साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से मालूमात सामने आ चुकी हैं अखबारों में कि अपने वालिद की तदफीन के मौके पर भी वहाँ पे उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, जो कि हमारे कल्चर में एक बहुत ही मायूब बात है और ऐसे होता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल अगर ऐसा हो सकता है तो फिर मीटिंग के दौरान गिरफ्तारी तो बहुत ही आसान है और मुमकिन है। तो इसलिए आपकी बात सही है, लेकिन ये एक इम्कान है जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की पाबंदी नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो अपने मेंबर्स से ऑनलाइन वोटिंग करवा लें। अच्छा। और ये कि उम्मीदवारों से नॉमिनेशंस तलब करें, और ऐन मुमकिन है कि इन हालात पे उनके साथ मेंबर्स में से कोई मुकाबला करने के लिए आए ना, और वो जो लोग हैं बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएं। तो इस लिहाज से ये मुमकिन है कि बिला मुकाबला भी हो सकते हैं और ऑनलाइन भी ये वोटिंग करवा सकते हैं। वरना इनकी मेंबरशिप कुछ 40 लाख के करीब मेंबर है, उससे भी ज़्यादा है गालिबन। कुछ साल पहले 40 लाख थे, अब तो शायद ज़्यादा होंगे जी। तो इतनी बड़ी तादाद को वोट डलवाना, वो भी ऑनलाइन, ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। ख़ास तौर पे अगर ये बिला मुकाबला इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन मांगे, एक एक नाम आए और उसकी तारीख मुकर्रर होने के बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो ऐलान कर दें कि ये बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, तो आइन के मुताबिक उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी, जरूर नहीं होगा। तो ये हो सकता है। कई और पार्टियों ने भी माजी में ऐसे किया है कि उनके ऑफिस बेरर्स बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं, तो ये भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है, ये मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि वाकई सही कह रहे हैं, अब सब में बिला मुकाबला होते हैं, इनमें हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि इससे पहले क्या कभी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का कोई फैसला दिया है कि जी ये जिसमें कलअदम करार दिए गए हों इंट्रा पार्टी इलेक्शंस?
मेरे इल्म में नहीं है कि कभी किसी पार्टी के जो दाखिली इंतखाबात हैं उनको कालदम करार दिया हो इलेक्शन कमीशन ने, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा। हो सकता है कभी हुआ हो, मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मेरे इल्म में कभी ये नहीं आया कि किसी के इलेक्शन को कालदम करार दिया हो। इलेक्शन होते हैं, वो अपनी इलेक्शन की नताइज से इलेक्शन कमीशन का मुतला करते हैं, वो फाइल दाखिल दफ्तर हो जाती है। लेकिन एक वजह यह भी है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ तंजीम ना हुई है। अच्छा। और वहाँ का जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है जिसके जिम्मे है कि वो पार्टियों के कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेटेड रखे, उसके बारे में अमेंडमेंट्स को वसूल करे और उनके इलेक्शन को देखे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी करे, तो वो उसकी ज़रा तंजीम ना हुई है। और वो अब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, उसके पास काफ़ी वसाइल हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। तो चूँकि हाल ही में वो रीऑर्गेनाइज हुआ है, तो इत्तेफाक की बात है कि पीटीआई का इलेक्शन जो है वो पहला केस उनके सामने आया है। वो रिसेंट तो नहीं है, 2 साल पुराना है। हाँ, है तो 2 साल पुराना। पहले उनकी मुद्दत खत्म हुई थी, इन्हें इलेक्शन करा लेने चाहिए थे, बिल्कुल उन्होंने नहीं कराए। तो अब मेरा ख्याल ये है कि दूसरी कोई पार्टियां भी अपने इलेक्शन कराएंगी तो उनको भी इसी जांच पड़ताल और सिक्योरिटी के मरहले से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी पार्टी के इंतखाबात वो रस्मी से इंतखाबात होते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज किया। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अब जो दूसरी पार्टीज हैं उनकी क्या प्रैक्टिस होती है यूजुअली, और क्या चीज देखने में आती है, वो किस तरह से इंतखाबात कराते हैं इंट्रा पार्टी? हर पार्टी का अपना तरीका है, लेकिन मिसाल के तौर से मैं मुस्लिम लीग नवाज का बताऊं कि उनकी भी एक नेशनल काउंसिल है, या उसका नाम हो सकता है कुछ और हो, लेकिन उसी की इक्विवेलेंट एक बॉडी है। वो नेशनल काउंसिल की मीटिंग होती है, उसके अंदर कोई 500-600 से 1000 तक लोग होते हैं। वो इलेक्ट करते हैं पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को। तो लास्ट टाइम भी जब ये इलेक्शन हुए तो उसका इजलास उन्होंने बुलाया था। मुझे याद है ये इस्लामाबाद का जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ उनकी मीटिंग हुई थी। उस मौके पे वोटिंग हुई थी और काफ़ी हद तक धक्का पेल भी हुई थी वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि लोग काफ़ी जमा हो गए थे। तो वो नेशनल काउंसिल में इलेक्शन होता है। बिलअमूम अक्सर चीज़ों के ऊपर तो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं। जो लोग एक से ज़ायद उम्मीदवार होते भी हैं वो भी इलेक्शन के टाइम पे विड्रॉ कर जाते हैं लीडरशिप के कहने पे, ताकि कोई तकसीम ना हो। तो वो फिर वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वो इत्तफाक के राय से सब लोग मुंतखब हो जाते हैं और एक मीटिंग की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है और वो इलेक्शन कमीशन को उससे मुतला कर देते हैं। जमात इस्लामी का मामला डिफरेंट है। जमात इस्लामी में ना कोई उम्मीदवार होता है, ना उसके लोग इकट्ठे होते हैं। वो लोग अपना अपने बैलेट पेपर पे भर के जिसको भी मुनासिब समझते हैं वो उसका नाम लिख के भेज देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर उसको काउंट करके अमीर को बता देता है, अमीर उसको अनाउंस कर देता है। अमीर नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको अनाउंस कर देता है। वहाँ पे उम्मीदवार नहीं होते बल्कि शूरा ही उनके नाम 3 लोग नॉमिनेट करती है कि इन तीनों में से किसी एक को वोट दे दें या फिर चौथे किसी एक को भी अपनी मर्जी से वोट दे दें। तो उनके इलेक्शन ऐसे होते हैं। उनके यहाँ ना उम्मीदवारी का झंझट होता है, ना वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन की इजाजत होती है। जमीयत उलमा इस्लाम का इलेक्शन कुछ इसी तरह से होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन भी एक कमरे के अंदर वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या फेडरल काउंसिल की मीटिंग बुलाते हैं और वहाँ पे वो अमूमन मुतफ़िक़ा तौर पर लोग मुंतखब हो जाते हैं। तो ये इस तरह से मुतफ़िक़ा तौर पर ही होते हैं मोस्टली। इलेक्शन का झंझट नहीं होता। मुझे जहाँ तक इल्म है ये पीटीआई का भी जो लास्ट इलेक्शन था ये भी मुतफ़िक़ा तौर पे एक ही पैनल था जो इमरान खान साहब की सरबराही में पैनल था, उसी को मुतफ़िक़ा तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया था। लेकिन अब वो चूंकि इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि आपके कहाँ मुंतखब किया था, वो नेशनल काउंसिल तो एग्जिस्ट नहीं करती। अकॉर्डिंग टू योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी मुद्दत खत्म हो गई थी, तो आपने कैसे इलेक्शन करा लिए? तो इन सारी बातों का कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला इलेक्शन कमीशन को, इसलिए ये झंझट पैदा हुआ। तो अब प्रैक्टिकली पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है सर? इसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि कोर्ट में चले जाएं और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करते हैं। अच्छा। और कहें कि उन्होंने हमारा जो इंतखाब हुआ था उसको गलत कालदम करार दिया है
वो सही था और वहां साबित करें कोर्ट में। इसका इरादा कुछ पीटीआई के रहनुमाओं ने मैंने सुना था टेलीविजन के ऊपर आके, उनके जो वकील थे गौहर साहब, उन्होंने इसका इरादा जाहिर किया था, लेकिन जाहिर उसका फैसला करेंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो इलेक्शन करवा ले। इलेक्शन करवाने के लिए उनके पास, जैसे मैंने कहा कि ये इतना टाइम तो नहीं है कि बैलेट पेपर बने और वो 40 लाख लोगों को तकसीम हो और फिर वहाँ से बैलेट पेपर आए और फिर उम्मीदवार हों। तो मेरा ख्याल में ऑनलाइन ये काम कर देना चाहिए, इसकी कोई ममानियत तो नहीं है ऑनलाइन करवाने में। और उसके लिए अगर एक एक उम्मीदवार आए हर पोजीशन के लिए तो मुतफ़िका तौर पे ये इलेक्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये एक रास्ता है, और दूसरा रास्ता ही बेहतर होगा, क्योंकि पहले रास्ते का तो मालूम नहीं है। गैर यकीनी सी बात है, बिल्कुल। और इलेक्शन बहुत करीब है। इलेक्शन बहुत करीब है। पीटीआई, मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि पीटीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 2019 का, वो बहुत डिटेल्ड था। अच्छा। इतनी तफसीलात थी उसके अंदर। पीटीआई जो फॉरेन फंडिंग केस में उसके ऊपर जो मुकदमा बना था, वो भी इसलिए बना था कि उन्होंने बहुत डिटेल थी, उनके पास सारे अकाउंट्स, उन्होंने जो पैसे बाहर से आए थे वो बड़े डॉक्यूमेंटेड थे, सारे बैंकों के चैनल के जरिए से आए थे, तो उनको चेक करना और उनको पकड़ना जरा आसान था। इस तरह अभी कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने बहुत डिटेल लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर इनके ऊपर गिरफ्त होना जरा आसान थी। तो ये मेरे ख्याल में अपने आप को जरा परफेक्ट बनाने की कोशिश में, मेरा ख्याल है वो इसके विक्टिम हो गए, विक्टिम ऑफ देयर ओन परसूट फॉर परफेक्शन। मुझे तो ऐसे लगता है। और फिर आपने ये लिख दी थी चीजें, तो फिर उसके ऊपर पूरी तरह अमल कर लेते, वो भी नहीं कर पाए, तो उसके बहुत ऑर्गेनाइज लोग हैं, इनका डाटाबेस भी मौजूद होता है, इनकी ऑनलाइन भी मुझे मालूम है काफी एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन हालात बुरे हैं इनके लिए, इसलिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हालात मुश्किल है, ये भी बड़ा की स्टेटमेंट है आपका जो आपने दिया है। अब इन हालात मुश्किल में 20 दिन में पीटीआई का इलेक्शन अगर मिसाल के तौर पे नहीं होता या नहीं करा जा सकते ये प्रॉपर तरीके से, तो इनके साथ होगा क्या? क्या इनका जो इलेक्शन सिंबल है वो किसी और जमात को मिल सकता है? क्या इनसे छीना जा सकता है? कोई प्रॉब्लम पार्टी के लिए हो सकती है? बैन वैन होने का तो कोई खतरा नहीं है, या क्या सिलसिला हो सकता है इनके साथ? नहीं, पार्टी बतौर पार्टी के उसे सिंबल नहीं मिलेगा ना, उसके उम्मीदवार फिर पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि पार्टी अब एनलिस्टेड पार्टी के तौर पे खत्म हो जाएगी। पार्टी एग्जिस्ट तो कर सकती है, लेकिन उसकी जो इलेक्शन कमीशन में एनलिस्टमेंट है फॉर ए कॉमन सिंबल, वो खत्म हो जाएगी। कॉमन सिंबल नहीं मिलेगा, फिर अब उम्मीदवार का अपना अपना सिंबल होगा बतौर आजाद उम्मीदवार। अच्छा, अब जाहिर है उससे तो बड़ी खराबी पैदा हो जाएगी। पार्टी के लोग तो पार्टी के सिंबल से आगाह है, वाकिफ है बैट से। अगर किसी का सिंबल एक होगा, किसी का दूसरा होगा, अगर पार्टी को कोई और भी कॉमन सिंबल मिल सकता तो वो भी कोई मसला शरीकता ना होता, लेकिन पार्टी को कॉमन सिंबल की एंटाइटलमेंट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। अगर कॉमन सिंबल की एंटाइटलमेंट होगी तो फिर तो बैट भी मिल सकता है, वो मिलना चाहिए, क्योंकि उनका पहले हक है। तो ये खराबी पैदा होगी कि वो फिर पार्टी के उम्मीदवारों का कोई कॉमन सिंबल नहीं होगा, हर उम्मीदवार का अपना सिंबल होगा और लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमारी पार्टी का उम्मीदवार कौन है। सही। तो सर, ये जो तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, ये क्या भला है? ये कोई फायदा उठा सकती है इससे? वो तो एक अलग पार्टी है ना, वो तहरीक इंसाफ तो नहीं है जी। वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है। लोगों को कंफ्यूजन तो होगा, बहुत से लोगों को। हाँ। और अगर इनसे बैट का निशान छिन गया, मुझे डर है कि वो बैट के निशान पे वो अपना हक जिताएंगे, और अगर उनको बैट का मिल गया तो उनको काफी फायदा पहुंच जाएगा, इनको नुकसान पहुंचेगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन वो तो बिल्कुल अलग पार्टी है, नाम की ममासलत है, लेकिन वो अलग पार्टी है, और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो उसकी मुखालफत ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। ये है जी मामला, अगर डिटेल में जाओगे तो फंस जाओगे। और अगर डिटेल में हो तो अमल करो भाई, अमल करो ना, लिखा है तो अमल करो। वो क्या है, वो एक बड़ा मशहूर जुमला है, प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर। प्रॉमिस लेस, लेकिन बाय द बुक चलने पर तो पीटीआई को बहुत मार पड़ी है, और बाय द बुक ही चलते रहे। मतलब आप पढ़े लिखे बन रहे थे। बिल्कुल, आप जरा ज्यादा सियासत कर रहे थे, साफ सुथरी शफाफ सियासत। शफाफ नहीं, आपने डिटेल लिखी तो पूरा तो करे ना, आपने लिख तो दिया, पूरा क्यों नहीं कर रहे आप? मसला तो पूरा करने का है।
आपने लिखा सब कुछ बहुत अच्छा किया, डिटेल लिखा, साफ लिखा, साफ चली, ठीक है, लेकिन मारे क्या गए? करवाओ ना, करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे भाई? सबसे बड़ा इशू तो यही है। उस वक्त करवाया नहीं जब कराना था, कोविड था, और उसके बाद फिर प्रॉब्ली फिर बाद में बस हुकूमत चली गई। हुकूमत तो अभी गई है भाई, ये करवाए नहीं उन्हें, वो भी बाकी पार्टियों की तरह कहानियां निकालती है। चले अब करवा ले भाई, करवाने वाले तो बने। बहरहाल हम तो वक्फा करवाने वाले बनते हैं, वक्फा करते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। भाई वारिस बेग साहब का नाम सुना है आपने? ऑफ कोर्स सुना है, बिल्कुल सुना है। जिसने नहीं सुना उससे क्या कहा जाएगा? उसको शर्म दिलाई जाएगी, उसको शर्म दिलाई जाएगी। आपने वारिस बेग साहब का नाम नहीं सुना है? मारूफ गुलकार पाकिस्तान के, और फिल्मी गीत भी उन्होंने बड़े जबरदस्त कमाल गाए हैं। अब मामला हुआ है ये जो मोरूसी सियासत होती है ना, हाँ। उस तरह मोरूसी गुलकारी हुई है, और क्या कमाल गुलकारी हुई है भाई। वारिस बेग के साहबजादे जिनका नाम है जी अम्मार बेग, उन्होंने अपना गाना रिलीज किया है और उसका नाम है जी जोगिया। और वारिस बेग साहब की तो खैर आवाज, उनका अंदाज जो वो बड़े सॉफ्ट रोमांटिक, इसमें भी मुझे कुछ हद तक वो चीज नजर आई है। अच्छा आवाज जी, ट्यून भी अच्छी है, लिरिक्स भी इंटरेस्टिंग है, और वीडियो तो खैर बड़ी उन्होंने इंटरनेशनल शूट कर ली है। हमारे साथ मौजूद है जी अम्मार बेग, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वैस, शिफा, हाउ आर यू गाइस? बिल्कुल ठीक अम्मार साहब, बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो ये बताइए, ये जो आपके अंदर ये जो जरासीम आए गाने के, ये क्यों आए? वालिद साहब की वजह से आए होंगे? नहीं, मतलब उनकी वजह से आए या ये शौक अपना था, वो होते इस फील्ड में या ना होते, आपने यही करना था? बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों आए ये मुझे नहीं पता, मेरे और भी बहन भाई हैं, पर आई थिंक मेरे अंदर सबसे ज़्यादा ये जरासीम आया है, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं अपना आर्ट इस तरह पोर्ट्रे कर सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स बचपन से डैड को देखा परफॉर्म करते हुए, गाते हुए, तो मैंने वो बचपन से अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो करते 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 आज जिसके सिंगल। तो पहले तो फिर आप अपने अब्बू के ही गाने कुछ गुनगुनाते होंगे, इसका मतलब है? बिल्कुल, आई यूज्ड टू मैं फैमिली फंक्शंस पे जब मैं बहुत छोटा था, मैं डैड के ही गाने गाता था, और कुछ पुराने गाने, कुछ नए गाने। बट ऑफ कोर्स मेरी जितनी भी ट्रेनिंग प्रोसेस है उसमें मेरे डैड का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, तो अब मुझे ये बताएं, आपके वालिद साहब का कौन सा ऐसा गाना है जो आपको बहुत पसंद हो, या बल्कि यूं कर लें कि वो गाना जो आपके वालिद साहब का हो, हाँ। आप गाते हो और वालिद साहब कहते हो हाँ यार ये तुमने अच्छा गाया भाई, ऐसा कौन सा गाना है? वैसे मेरा फेवरेट गाना जो मेरे डैड का है वो कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में। आई ग्रू अप लिसनिंग टू दैट सॉन्ग, और वाकई मुझे बहुत पसंद है वो गाना। इट्स माय फेवरेट एक्चुअली। अच्छा, तो जब आप वो गाते हैं तो आपके वालिद साहब क्या कहते हैं फिर? वो बिल्कुल ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हो गाना, बट मैंने भी हाल ही में एक जगह पे डिस्कशन हो रही थी, मैंने वो गाना रिकॉर्ड करने की कोशिश की अपनी आवाज़ में। आई नो आई कैन सिंग इट, लाइव तो गा लेता हूँ उस गाने को, बट जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया मैं बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं कर रहा था। मेरे डैड ने उसको बहुत अच्छा गाया है, और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी गाना हो तो आप वो उस तरह अब्बू तो फिर अब्बू होते हैं ना। ऑफ कोर्स अब्बू तो अब्बू होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बट मेरा वो टॉप फेवरेट है। अच्छा, तो एक काम करें फिर, लाइव जरा सुनाते हैं, फिर जरा 2 लाइनें उसकी हो जाए, फिर हम जोगिया पर भी आते हैं। लाइव कल शब देखा सुना दूं? जी 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 जी, हो जाए। ओके। कल जब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा जो मैंने
सोते में चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे, ओ कल शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात, मजा आया। अच्छा, आपके फादर की और जाहिर है आपकी उनकी आवाज में भी वो सॉफ्टनेस और वो जो एक वो जिसको कहते हैं रोमांस वाली सिंगिंग है वो है, और आपके वाले में भी है। आपका हमने जोगिया सुना तो उसमें भी हमें फील हुआ। भारत में बड़ा आपका जो है वो लोहा मनवाया गया है आपका। तो भारत में भी कोई काम शाम कर रहे हैं, कोई इस किस्म का सिलसिला है कि भारत में आने वाले फिल्मों में हम देखेंगे आपके गाने वाने सुनेंगे? अभी तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वहाँ पे आना जाना बिल्कुल बंद है, वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ से आर्टिस्ट वहाँ नहीं जा सकते। आई थिंक उनकी लेजिस्लेशन में भी ऐसी कुछ चीज़ है। बट बचपन से तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। यू नो, आई वाज वेरी लकी कि मैं बहुत छोटा था तो आई वाज एबल टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सो मेनी सेलिब्रिटीज ओवर देयर, सलमान खान, ऋतिक रोशन, सुष्मिता सेन। मुझे मौका मिला कि मैं इनको सुना सकूँ अपनी आवाज़। बट अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो अगर मौका मिलेगा तो आई वुड लव टू नॉट जस्ट इंडिया, आई वुड गो टू एनी कंट्री। म्यूजिक की या आर्ट की कोई बिल्कुल यस, हाँ जी, फैला दे उसको। तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने कितनी उम्र से गाना वैसे शुरू कर दिया था? वैसे मैं तो बहुत छोटा था, मैं तब से गा रहा हूँ। आई थिंक मैं बिल्कुल 3 साल का था, 3-3.5 साल का था, मैंने गाना शुरू कर दिया। और ऑफ कोर्स मैं देखता था अपने डैड को, वो गिटार भी प्ले करते हैं, तो मैंने उनसे गिटार सीखा जब मैं बहुत छोटा था। उनको देखता था, ऑब्जर्व करता था कि वो कैसे प्ले करते हैं, कैसे वो अपनी पोजीशंस कैसे चेंज करते हैं गिटार के ऊपर। फिर करते करते यूट्यूब आ गई, थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने खुद उसको ग्रास्प करना सीखा बुक्स से गिटार कैसे प्ले करते हैं और म्यूजिक। Then I went to मैं फिर जब अमेरिका गया अपने एजुकेशन के लिए, फिर मैंने वहाँ से वेस्टर्न क्लासिकल ट्रेनिंग ली। मैं अपने हाई स्कूल कोयर में था, तो माई होल लाइफ आई हैव बीन इनटू म्यूजिक एंड लर्निंग म्यूजिक एंड इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर मी। सही। तो जोगिया का सफर कैसा रहा, वो कैसे शुरुआत हुई उसकी, और ये जो स्टोरी लाइन आपने उसमें दिखाई है किस से इंस्पायर्ड है, उसके बारे में जरा बताएं। जोगिया एक सैड नंबर है। मैंने इसको, मेरा आइडिया ये था कि सर्दियों के टाइम में इसको ज़रा रिलीज़ करूँगा। और यू नो, हर बंदा कोई ना कोई टाइम पे किसी ना किसी मौके में लाइफ में यू बीन थ्रू अ हार्ट ब्रेक, तो आई जस्ट थॉट कि यू नो ऐसा कोई गाना होना चाहिए जिससे लोग रिलेट कर सकें। तो आई वाज इन यूएस लाइक 6-7 months ago, और वहाँ पे मेरा दोस्त है हेक्टर टोरो, इज़ अ वेरी फाइन डायरेक्टर। तो मैंने उसके साथ 3 गानों के ऊपर कोलैबोरेट किया था, म्यूजिक वीडियोस के ऊपर। इसको शूट किया हमने LA में ही। एक गाना मेरा 1 महीना पहले रिलीज हुआ, दिस इज द सेकंड वन, जोगिया। और एक और है जो मैंने जिसमें कोलैबोरेट किया है मेरे डैड के साथ, फर्स्ट टाइम एवर फादर सन डुओ। उसमें मैंने स्पेनिश में गाया और मेरे डैड ने अरे वाह, यस। तो वो है, उसका तो एक झलक हो जाए फिर जी। वो मैं सरप्राइज रखना चाहूंगा आपके लिए क्योंकि वो गाना डैड के बगैर इनकम्प्लीट है। अच्छा, अभी नहीं रिलीज हुआ वो? ठीक है, अभी रिलीज नहीं हुआ। हाँ, ये फिर वो जब गाना आएगा तो फिर हम आपको और उनको दोनों को साथ प्रोग्राम में लेंगे ना, ऐसा कर लेंगे इंशाल्लाह, वुड लव टू। बिल्कुल। तो अब जोगिया की जरा लाइव परफॉर्मेंस मैं चाहूंगा भाई। मैंने जो सुना देखा बड़ा खूबसूरत लगा ये गाना, और इसकी विजुअल्स हमारे स्क्रीन पर चल भी रहे हैं, तो जरा थोड़ा सा कुछ गुनगुनाएं जोगिया। ऑलराइट। उस बेवफा ने पल पल रुलाया है, मैं पागल हूँ उसनू दिल विच बसाया है। उस बेवफा में पल पल रुलाया है,
मैं पागल हाँ सुनूं दिल विच वसाया एक जोगिया मेरा कम कर दे कोई ऐसी शैज दम कर दे मैनू ढोला याद आवे ना मैनू माया याद आवे ना। थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। कोई ऐसा फिर कोई दम दरूद करने वाला मिला आपको जो कर दे ऐसा? I wish ये सारी बातें म्यूजिक और गानों में और मूवीज में अच्छी लगती हैं, ऐसी रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता बिल्कुल। लेकिन रियल लाइफ में एक चीज जो हो रही है वो ये है कि मुझे भी याद आया कि आपके फादर तो आप जलसों के एंथम्स भी गाते हैं, तो आपका भी कोई रुझान है किसी पॉलिटिकल पार्टी का एंथम गाने का? क्योंकि आपके वालिद साहब की तो बड़ी वायरल वीडियोस थी, मियां साहब के जहाज की परफॉर्मेंस थी उनकी, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उन्होंने एंथम गाए। तो आपका भी है किसी के लिए कुछ गाने का इरादा, या कोई अगर कहे पार्टी आप हमारे लिए बनाओ? मैंने ये जो सॉन्ग था जो मेरे डैड ने किया था, एंथम मुस्लिम लीग नून का नारा, उसकी प्रोडक्शन मैंने ही की थी, और उसमें कुछ कोयर और बैकअप वोकल्स मैंने की थी। बट I'm not really into politics. I respect everyone, मतलब मेरे डैड का जिस भी तरफ रुझान है, बट मुझे उस तरह I like to know कि क्या हालात हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी के क्या मौक़िफ़ है, और कौन क्या चाहता है, but I'm not really into politics like that. सही। तो ये जो जोगिया गाना है, ये किसने लिखा है, लिरिक्स किसके हैं, कंपोजिशन भी आपकी ही है मुकम्मल तौर पर? जरा इसकी थोड़ी तफसील बताएं। कंपोजिशन तो मैंने उमैर हसन के साथ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ कोलैबोरेट करके इसका म्यूजिक किया। इसकी जो प्रोडक्शन है वो सब मैंने खुद की है मेरे होम स्टूडियो में ही, और लिरिक्स भी इसके को राइट किए हैं मैंने मिक्स एंड मैच करके। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर मी, जस्ट कोलैबोरेट करते करते एक अच्छा गाना बन गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके शो के थ्रू मैं कहना चाहूँगा कि इन 3 days इट हैज़ मोर देन 1.34 मिलियन व्यूज़, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आई एम रियली हैप्पी ऑन दैट। जी बिल्कुल। नहीं, यू शुड एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अभी तो आपकी आगाज है, अभी तो वो सितारों से आगे जहां और भी हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, ऑल द वेरी बेस्ट, और इसी तरह गाने बनाते रहें और हमें जो है महसूस करते रहें हमारे लोगों को। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कई दिनों से मैं सोच रहा था मुंह धो लूं, फिर मैंने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, सर्दियों में बड़ा एक टेंशन हो जाती है, ड्राइनेस बहुत हो जाती है, बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। अब उसके लिए हमारे पास एक ही कांटेक्ट पर्सन है जिनसे हम पूछ सकते हैं कि भाई हमारी जिंदगी के मसाइल हल करो। लेकिन अब तो वो इलेक्शन जीत गई है, हाथ नहीं आएंगी। अब तो इलेक्शन जीत गई है, अब वो पूरे पाकिस्तान की कांटेक्ट पर्सन बन गई है, तो और इलेक्शन जीती है बाकायदा तौर पर। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर वो अब फाइज हुई हैं, और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, पैड जिसको कहते हैं, उसकी जनरल सेक्रेटरी बनी है डॉक्टर अर्मिला जावेद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए आप लोग मुझे सीरियस नहीं लेते थे, होता नजर आ रहा, पता नहीं होता है कि नहीं, आप लोग मुझे सीरियस नहीं लेते। हाँ, हमने आपको इतना सीरियस लिया जितना और किसी ने नहीं लिया होगा सारी दुनिया तक, तो धूम मचा दी। देख ले, इलेक्शन हो नहीं रहे थे तो हमने सोचा अपने करवा लेते। हाँ, कुछ तो करें। इंट्रा पार्टी भी इलेक्शन आजकल वो पढ़ पार्टी करवा लो। हमने कहा हम अपनी पार्टी के इलेक्शन। क्या है ये पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? देखिए जी, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एक पेरेंटिंग बॉडी है तमाम डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए जो भी पाकिस्तान में डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। और इसको जो है बहुत शुरू में जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टार्ट किया था पाकिस्तान में डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस, उन्होंने 3, 4, 5 पायनियर हमारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली थी। और इसके फ़वाइद हैं कुछ। सारी बातें पूरी दुनिया में आपको पता है कि जो मेडिसिन की फील्ड्स होती हैं उनकी एसोसिएशंस बनी होती हैं, सर्जन्स की भी बनी होती हैं, प्लास्टिक सर्जरी की भी बनी होती हैं, ऑन्कोलॉजी की भी बनी होती हैं। इसी तरह डर्मेटोलॉजी की भी एसोसिएशन थी, और इसका काम था कि तमाम डर्मेटोलॉजिस्ट को इकट्ठे रखें, उनकी मीटिंग्स अरेंज करें,
सालाना एक मीटिंग होती है और वो हमारी नवंबर के महीने में होती है और उसके अंदर हम लोग सारी किस्म की जो डिजीज़ होती हैं स्किन की उसके बारे में बात करते हैं और उसके बारे में जो भी जो नई जो लेटेस्ट हमारी जो ट्रीटमेंट्स आ रही होती हैं या जो लेटेस्ट जो भी इसमें डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उसके बारे में बात की जाती है और इसके अलावा जो भी मसाइल आ रहे होते हैं स्किन से रिलेटेड। फ्री एंड फेयर था इलेक्शन? Of course it was. हाँ, it was a tough call. It was not a simple election. It was a proper जिस तरह से आपकी बैलेटिंग होती है उसी तरह से इलेक्शंस था। तो वैसे कभी कभी नहीं भी होता, कभी कभी वैसे भी आप एक अनअपोज्ड भी हो जाता है, बट दिस वाज अ प्रॉपर इलेक्शन। हमने पूरी कैंपेन, बिरयानी की प्लेटें भी आपका, बिरयानी की प्लेटें सब कुछ नहीं, बिरयानी की प्लेटें चाय पानी वगैरह करना पड़ता है, वो जरूरी है, वो जरूरी है, लोगों से मिलना भी पड़ता है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम चाहूंगा कि आप लोग भी कॉल्स कर सकते हैं, कोई इशू है आपके स्किन का तो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर अर्मिला से इनके इश्यूज पर। मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो कि हमारी आम आवाम है वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई इशू हो जाता है, तो क्या उनके लिए भी ये कोई हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सकती है ये? देखिए जी, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट पर्सन के साथ होना तो ऐसे ही चाहिए कि हर सूबे का एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होती है और उनका काम होता है कि तमाम जो वहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनको इकट्ठा रखें और जो स्किन से रिलेटेड एकदम से कोई इशू आ गया है या कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो उसको एड्रेस किया जाए एट आर फोरम, क्योंकि ये हमारा एक नेशनल फोरम है डर्मेटोलॉजिस्ट का और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी मसला एक बहुत दूर दराज इलाके में भी है उसको भी हाईलाइट किया जा सकता है और एक बहुत डेवलप्ड अगर एरिया में कोई फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, साकिब काज़मी साहब हैं वाकई से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक है आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक, फरमाइए। अच्छा मैम, ऐसे कि ना मेरी मिसेज हैं, उनको ना एलर्जी है जिस्म पे बहुत ज्यादा, तो वो काफी जो पिंडी में एक है ये शाह सुल्तान के साथ वो जो अंग्रेज डॉक्टर थी वहाँ से भी हमने काफी इलाज करवाया तो कोई इस तरह का आराम नहीं आ रहा, जिसम पे खारिश आती है और ना ऐसे ना वो जिसम ना ऐसे छिला जाता है, जख्म बन जाते हैं। अच्छा। तो और एक मेरे भाई हैं, उनके चेहरे पे ना बहुत ज्यादा वो ऐसे ना उनका चेहरा सूज जाता है, स्वेलिंग सी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो ये हर जगह से इलाज करा बैठे, कोई आराम नहीं आ रहा, तो इसका कोई ऑथेंटिक कोई चीज है इसका हल? हमारे साथ रहिएगा भाई। सबसे पहले वाइफ का जो इशू है, जो एलर्जी हो रही है, फिर वो कह रहे हैं कि जिस्म के ऊपर जख्म बनते हैं, छिला जाता है। देखिए ये जो फोन पे बताते हैं ना कई चीजें सुनने में वैसी नहीं होती, डर्मेटोलॉजी में आपको मरीज को देखना पड़ता है। अब वो छोटे छोटे छाले बनते हैं या वो ड्राइनेस के पैचेस है जिसको खारिज करके उधर जख्म बनता है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स के अंदर छोटा सा पानी वाला छाला बनता है जिस्म के ऊपर और वो हल्की सी खारिश ही हो रही होती है, उसके बाद वो जख्म बन जाता है। उसके लिए हमें बायोप्सी भिजवानी पड़ती है और बायोप्सी के ऊपर डायग्नोसिस होती है, उसका इलाज फर्क है, उसमें आप खाने वाली दवाइयाँ भी देते हैं। कई दफ़ा आपको देखना पड़ता है कि कोई पोरफायरिया तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि धूप लगने की वजह से वो कुछ केमिकल्स होते हैं बॉडी में जो ब्लिस्टर्स दे रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको एक अच्छे सेंटर के ऊपर जाके, पता नहीं कौन से शहर में हैं भाई हमारे, अगर पिंडी में है तो पिंडी में तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास, अगर जाना चाहते हैं तो जो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है उधर रजू किया जा सकता है, वहाँ पे बहुत अच्छा सेंटर है डर्मेटोलॉजी का और बायोप्सी भी हो जाएगी और इलाज भी प्रॉपर्ली हो जाएगा। और जो जो दूसरे भाई का उन्होंने बताया था, उनका कुछ चेहरे का कुछ स्वेलिंग हो जाती है, उसमें भी ये है कि देखिए जी कभी कभी अर्टिकेरिया होता है, सिंपल खारिश होती है जिस्म के ऊपर या कोई एलर्जिक सा रिएक्शन आता है, उस पर चेहरा भी सूज जाता है, होंठ भी सूज जाते हैं। तो हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये अर्टिकेरिया आपकी सांस की नाली को इन्वॉल्व कर लेता है तो सांस में तकलीफ शुरू हो जाती है और ऐसे लोगों को खुदा न खास्ता सांस बंद भी हो सकता है। अच्छा। तो ये तमाम चीज़ें वही मैं हमेशा कहती हूँ कि इनको इग्नोर ना करें। जो भी आपके करीब टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, कोई भी ऐसा अस्पताल है जहाँ पे स्किन का इलाज मौजूद है, ज़रूर जाएँ। तो ये फोन पे बताने वाली, क्योंकि छोटी मोटी कोई मिलाजमा या एक्नी तो नहीं है ना कि जिसको हम फोन पे बता रहे हैं। अच्छा, ये बता रही हैं जी। हाँ, ये बताएं कि जो अकाउंटेबिलिटी वगैरह होती है या कोई ऐसा इशू है कि किसी एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने कोई ऐसी प्रैक्टिस कर दी, नेग्लिजेंस कर दी या कोई ऐसा अनएथिकल प्रैक्टिस कर दी, तो वो भी आप लोगों की कमेटी नैब भी होती है आप लोगों के पास? देखिए नहीं, हमारे पास नैब नहीं होती है। देखिए बेसिकली अगर कोई नेग्लिजेंस वगैरह है डॉक्टर की, वो तो आप PMDC में रिपोर्ट करते हैं या अपने जो शहर के अंदर अगर हेल्थ रेगुलेटरी जिस तरह
जैसे इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, आप उधर रिपोर्ट करते हो। लेकिन जो डर्माटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस होती है, ज़ाहिर है उसके कोड्स ऑफ एथिक्स भी होना चाहिए कि आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है, आपने कितनी अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करनी है, आपने क्या चीज़ प्रैक्टिस करनी है, क्या चीज़ प्रैक्टिस नहीं करनी। क्योंकि देखिए सब डर्माटोलॉजिस्ट सब लोग अपने नाम के साथ जो डर्माटोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं डर्माटोलॉजिस्ट लगा लेते हैं, लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट अगर आपने डिग्री नहीं की हुई कंप्लीट तो यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज दोज टाइटल्स कि अगर आपने FCPS नहीं किया हुआ या DDerm नहीं किया हुआ या MCPS नहीं किया हुआ तो आप अपने आप के साथ डर्माटोलॉजिस्ट का टाइटल नहीं। वो MBBS डॉक्टर्स तो हैं एंड दे विल बी प्रैक्टिसिंग डर्माटोलॉजी बिकॉज वो वहाँ पे काम करते रहे होंगे उन स्किन के इदारों में, उन सेंटर्स के ऊपर, लेकिन अपने नाम के साथ गलत टाइटल यूज करना तो वैसे ही कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है, डॉक्टरेट कोड ऑफ एथिक्स। तो ये काम भी ऑफ कोर्स इस एसोसिएशन को देखना चाहिए और मैंने अपने जो मैनिफेस्टो था उसमें ये मेंशन भी किया था कि हमें एक प्रैक्टिस जो एथिकल प्रैक्टिस एंड एथिकल ट्रेनिंग्स उसी को लेके चलना चाहिए। और यही चीज़ें कि पाकिस्तान में हम हर एक लेवल पे जब तक काम नहीं करेंगे तो मुल्क के अंदर चेंज नहीं आ सकता। फिर जब ये बॉडीज होती है तो उनको इन्फोर्स भी कर सकते हैं। अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेज के अंदर हैं, हम ऐसी स्टेज के अंदर हैं कि हम लोग अभी उसको बहुत अगर सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे तो सब कुछ गवर्नमेंट के करने का उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते। एक और तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है हर एक शख्स के लिए। एक और कॉलर है जी हमारे साथ, सोहेल साहब रावलपिंडी से। सोहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सोहेल साहब फरमाइए, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था बेसिकली, मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना वो एक एम्प्लॉय हूँ और हमारी जो कंपनी और डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, मेडिकल इंश्योरेंस ना। अच्छा, उसमें एक चीज जो हमें काफी ज्यादा जिसके ऊपर होता है, क्योंकि स्किन डिजीजेस जो होती हैं वो मोस्ट ऑफ बल्कि सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कवर नहीं करती, चूंकि मैडम जो है वो अभी हुई हैं जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं। तो मेरा इनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने एंड पे जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको अलाइन करके एटलीस्ट इनको कवर करवाएं जो स्किन डिजीज होती हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह स्मोक है और डिफरेंट जो है इश्यूज हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्किन डिजीजेस होती हैं और स्किन का जो इलाज है वो माशाल्लाह से एक तो है भी बहुत महंगा, बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा है, बिल्कुल हाँ, एस्थेटिक प्रोसीजर्स को साइड पे करके बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। देखें जो स्किन की जो बीमारियां होती हैं ना वो ठीक होने वाली ज्यादातर बीमारियां ऐसी नहीं होती कि आपने एक दफा करा ली तो आप अगले हफ्ते ठीक हो जाओगे। इट इज फॉर लाइफ। मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक एक्जिमा है, सोराइसिस है, ये चीजें लॉन्ग टर्म चलती हैं। तो डेफिनेटली इनको तो इंश्योरेंस को कवर करना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज का प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर डॉक्टर्स जो हैं जो डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं वो एस्थेटिक भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो एस्थेटिक प्रोसीजर्स को कवर नहीं करते हैं। लेकिन डर्मेटोलॉजिकल जो डिजीजेज हैं, जो क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं या जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो डेफिनेटली कवर उनको करना चाहिए और वो कवर करते भी हैं। हाँ, उनमें जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो ये जरूर कहता है कि डॉक्टर साहब ऊपर क्योंकि आपके जो आपका लेटर हेड अगर उसके ऊपर लिखा होगा लेजर या कॉस्मेटिक या एस्थेटिक कोई ऐसा वर्ड होगा तो वो फिर हमें एंटरटेन नहीं करते। देन वी मेक अ सेपरेट प्रिस्क्रिप्शन फॉर देम, जिसके अंदर हमारे सारा जो एक डर्मेटोलॉजी वाला जो हमारा लेटर हेड होता है उस पर हम बना के देते हैं और उस पर ज्यादातर कंपनीज मेरे ख्याल में एंटरटेन कर देती हैं। अगर नहीं करती हैं तो ये मेरे ख्याल में इंश्योरेंस कंपनीज को भी रीच आउट करना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कि वो कुछ सेंटर्स को वो कर दें कि यहाँ पे जो डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे हुए हम इनको अपने साथ और अगर कोई एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं तो उनको सेपरेट कर दें, अलग कर दें। बिल्कुल, लेकिन ये आपकी बात अच्छी है कि इसके ऊपर हम डेफिनेटली वी कैन लुक इनटू दिस। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। डॉक्टर अर्मिला जावेद साहिबा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी, जनरल सेक्रेटरी हैं पैड की। और आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।